टैक्स एक्ट। मैंने आप लोगों को ये एक बर्ड्स आई व्यू, पूरा नक्शा, पूरा रोड मैप करा दिया। भाई हम इनकम टैक्स में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला था, एवरी पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन द टोटल इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर at rates as applicable to the assessee as per law as it stands on the first day of the assessment year। जल्दी से बताइए पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है? जल्दी से पर्सन की डेफिनेशन कौन से? ना सेक्शन 2 क्लॉज 31 बिल्कुल सही है। अब आप ये देखोगे, कल हमने ओरली याद किया था, यहां पर आपको नोट्स में दिख रहा है 2 क्लॉज 31। ओके, टैक्स का सेक्शन क्या है बच्चों? टैक्स का सेक्शन क्या है? वेरी नाइस, 2 क्लॉज 43। टोटल इनकम का सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 45। प्रीवियस ईयर क्या होता है? वेरी नाइस। असेसी क्या होता है? और असेसमेंट ईयर क्या होता है? राइट। चलिए अब हम थोड़ा मेमोरी ट्रैक टेस्ट करेंगे। ये वाले पैराग्राफ को कौन हैंड रेस करके बिना देखे मुझे सुनाएगा? ईशा, अभी समझाया तेरे को, तेरी समझ में नहीं आया? ये देख हमारा तीसरा रूल, ईशा को HYH करेंगे सारे। मैं सबके सवाल पढ़ता हूं, मैंने क्या बोला? HYH करो सारे, ऐसे ही धीरे धीरे सीखेंगे हम सारे। हाँ राइट, मैंने अभी बोला फिर नहीं सुनाई दिया? आप लोगों को लगता है डिजिटल दुनिया है, लिख देंगे क्या फर्क पड़ेगा, सर हमें जानते तो है नहीं। मैं सबको जानता हूं, नाम से जानूंगा। आप लोग, उम्मीद करूंगा आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप लोग हमें फेस टू फेस मिलने आएंगे, रैंकर्स मीट पे आएंगे ना, या नहीं आएंगे? राइट। So let us now form that bond because that bond is very important for us to study। तो जो मैं बोल रहा हूं सुनिए, फोकस ऑन द टॉपिक आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं पर्सन, तुम पहुंच गए प्रीवियस ईयर। मैं तुम्हें याद करा रहा हूं, इसको पहले याद तो कर लें, फिर एक एक करके पढ़ेंगे ना, प्रीवियस ईयर भी पढ़ेंगे। ये देख पूरा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है ना? सुन रहे हो ना मेरी बात? लिटिल बाय लिटिल, वन स्टेप एट अ टाइम। चलिए नाउ आप मुझे बताओ, ये जो पूरा है, चाहे हमारी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, बट वी आर नाउ फर्स्ट, व्हाट डिड वी डू? वी रेड, वी अंडरस्टूड व्हाट वी आर रीडिंग। व्हाट इज द थर्ड स्टेज? वी हैव टू मेमोराइज। और अभी हम मेमोराइज करेंगे एंड देन वी विल लर्न टू अप्लाई ईच पार्ट। मैंने कल आपको बताया था पर्सन में 3-4 दिन लगेंगे, प्रीवियस ईयर तो आज ही खत्म कर देंगे, असेसमेंट ईयर। और जो आपका टोटल इनकम है उसमें लग जाएगा आपका 3-3.5 महीने और सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मेन वर्ड तो यही करना है ना, धीरे धीरे करते हैं। चलो आओ, अब मुझे ये बताओ, ये जो पैराग्राफ है, आज मेमोरी टेस्ट है, कितने लोग इसको बाय हार्ट याद करके वर्ड बाय वर्ड बोल सकते हैं हैंड रेस करके? यहां पर हैंड रेस का ऑप्शन है। आई वॉन्ट समवन टू रेज द हैंड एंड रिसाइट दिस फॉर मी। वी नीड टू सी वेदर वी कैन डू दिस और नॉट। चलो आ जाओ फटाफट, देखो। Oh, I'm so glad to hear this. हेलो। हाँ बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोल दे। आ रही है बच्चे, आ रही है। That's ऐसी ऑफ द असेसमेंट ईयर। वेरी नाइस। क्या होता है जब हैंड रेस करते हैं, गला सूख जाता है, तुली सर से बात कर रहे हैं, बट यू डन वेल, वेरी वेल डन बेटा, थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड। चलो, कहां से हो दिव्यांश? राजस्थान। ओके चलो गुड, लेट मी आस्क समवन एल्स। अरे सो मेनी पीपल, आई एम सो ग्लैड टू हियर दिस। ये पार्टिसिपेशन विल मेक दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग।
Sir, audible? Yes, you are audible, beta. Hello. Income in previous year. Great. आवाज कट गई। ना बेटा ब्रेक हो गया, आवाज ब्रेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई समवन एल्स। कोई बात नहीं, कनेक्शन वो होगा, थोड़ा वीक होगा। Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा। Every person is chargeable to tax on the total income earned in the previous year. Rates applicable to the SSE. This stands as it stands on the first day of the relevant assessment. As per law, as it stands on the first day of the relevant assessment year. Very well done, Rashmita. कहाँ से हो बच्चे? शाम से। ओह वाओ, ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की खासियत है। देखो कहाँ कहाँ से लाइव, असम से तेरी मेरी आवाज एक बार में बिना ब्रेक के जा रही है। अमेजिंग बात है। चलिए, थैंक यू बेटा रश्मिता। देख रहे हो, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। हेलो, हाँ जी बच्चे। Every person is chargeable to tax on the total income earned in the previous year. Tax is applicable to the SESI as per law as it stands on the first day of the relevant assessment year. अरे ताली, वेरी नाइस बच्चे। कहाँ से है बेटा? गुजरात से सर। अरे वाह, गुजरात भी आ गया, असम भी हो गया, राजस्थान भी हो गया। दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू बच्चे। सी चिल्ड्रन, व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी? क्या हमें दूसरों की आवाज सुन के ये भी लग रहा है कि यार ये तो हो जाएगा यार, मजा आ गया, है ना? एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। एंड हम पूछते रहेंगे। अभी हैंड डाउन कर दो, बस 2-3 लोगों से पूछूंगा, हैंड डाउन करो, सबको मौका मिलेगा बीच बीच में। ठीक है जी? तो एक बार हमने मेमोराइज कर लिया, क्या हमारे दिमाग में एक मैप बन चुका है अभी? पता है किसको टैक्स लगता है? पर्सन को। पर्सन का सेक्शन क्या है? 231। असेसी क्या है? वो सारा एक मैप बन गया। नाउ अंडरस्टैंड, ये सबकॉन्शियस में चला जाएगा अगर हम 2-3 दिन करते रहेंगे। मैं जब अभी चंडीगढ़ ब्रांच में जाता हूँ, ब्रांच के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आज भी जब उनसे मिलता हूँ ना, वो कहते हैं सर सेक्शन 4 पूछो सर, एवरी पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स। 2 मिनट में सुनाया उसने मेरे को। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल। दिस सेक्शन ऑल माय स्टूडेंट्स नो बाय हार्ट। रात को 3 बजे पुलिस सर का कॉल आएगा, सेक्शन 4 सुना, तुम सर अब तंग मत करो, सोने दो। वहां तक पहुंचना है हमने, टिल दैट टाइम यू कांट फॉरगेट इट। अच्छा, अब मैं तुम्हारे मेमोरी को टेस्ट करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? मैं सेक्शन बोलूंगा, आप मुझे सेक्शन, जैसे मैं बोलूंगा 231 तो आप बोलोगे पर्सन। अगर मैं बोलूंगा पर्सन तो आप बोलोगे 231। पर अगर मैंने कोई ऐसा सेक्शन बोला, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, अगर मैंने कोई ऐसा सेक्शन बोला जो मैंने नहीं पढ़ाया तो आप पता नहीं लिखोगे। ठीक है जी? चलिए, सेक्शन 9, सेक्शन 9। अरे बाबा, दिस इज गुड। सुशील जी, कन्हा जी, महक जी, सेक्शन 9 इज नॉट असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 9 इज असेसमेंट ईयर। दोनों में फर्क है बेटा। राइट। सेक्शन 7, जल्दी बताओ, सेक्शन 7, सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 19, सेक्शन 43, सेक्शन 2 क्लॉज 45, जगीशा,
क्या हम कंपनीज एक्ट के पीएनएल पर क्या हम कंपनीज एक्ट के पीएनएल पर जो प्रॉफिट आता है उस पर इनकम टैक्स देते हैं? नहीं, इसका आंसर पता नहीं। चलिए ठीक है, पता नहीं सर, ओके फाइन। पर क्या वो कंपनीज एक्ट के रूल इनकम टैक्स पे लगेंगे? तो जब कंपनीज एक्ट के रूल इनकम टैक्स पे नहीं लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट हमारे लिए यूजफुल है इनकम टैक्स में। तो फिर सवाल उठता है वो हम निकालते क्यों हैं? करेंगे वो भी करेंगे। चलिए, अब हमने क्या किया? वी हैव लर्न दिस बाय हार्ट, वी हैव लर्न दिस एज वेल। अब आते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है? तो अगर आपके पास नोट्स का प्रिंट आउट है, आप लोग खोल सकते हो, नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन देखिए, यू कैन मार्क दिस लेटर। सो वी आर नाउ गोइंग टू द फर्स्ट वर्ड। पहला कॉन्सेप्ट करेंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, देन वी विल मूव ऑन टू पर्सन एंड असेसी। ये हमारे अगले 3 से 4 दिन का कार्य है, बस उसके बाद तो यही शुरू हो जाएगा, 3.5 महीने चलता रहेगा। ठीक है जी। ना, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है? मैंने वार्म अप में करवाया हुआ है, तो जिन्होंने वार्म अप में करा, हमने कहा था एक चीज होती है कैलेंडर ईयर और एक चीज होती है फाइनेंशियल ईयर। और वहां पर मैंने एक पूरा लेक्चर लगाया 1 घंटे का इसके ऊपर। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जाता है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है। मैंने वहां ये भी बताया कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स मेड बाय यूके। सारे गोरों के कॉन्सेप्ट है, उनके कॉन्सेप्ट सारा दुनिया यूज कर रही है, बिकॉज दे रूल द वर्ल्ड। हम उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में। हम उन्हीं के रूल्स फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर भी उन्हीं का है। हम हिंदी कैलेंडर या चाइनीज कैलेंडर नहीं फॉलो करते हैं, हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, बिकॉज दे रूल द वर्ल्ड। सो अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर ब्रिटिश कॉन्सेप्ट्स। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ब्रिटिशर्स के टाइम से ब्रिटिश इनकम टैक्स के हिसाब से हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करा, कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंस एंड असेसमेंट ईयर। उन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया, हमने अभी तक नहीं बदला। अब हमारी जो नई इनकम टैक्स एक्ट आई है, जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आई है, उसमें कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है। पर वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर द ईयर 2026-27। वहां पर टैक्स ईयर बोला जा रहा है। तो ये तो अभी बहुत देर बाद आएगी, अभी तो ये हमने करना ही नहीं है। ठीक है बात ना? दोबारा से एक बार मुझे बताइए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिसने वार्म अप लगाया, कैन एनीवन रेज द हैंड एंड टेल मी व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज एन असेसमेंट ईयर? कोई है जो मुझे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझा सकता है? अरे हैंड रेज हो गया, वेरी नाइस, आई लाइक दिस बैच। हम्म। हेलो। हाँ बेटा, बिल्कुल आ रही है। जिसमें वाह। तो अगर मैंने पैसा 1/4/24 से लेके, so the money I earned from 1/4/24 till 31st March 25, इसको बोला जाएगा टैक्स ईयर। लेकिन आजकल इसको क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये प्रीवियस वर्ड कंफ्यूजिंग है, पर ये लोग यूज प्रीवियस क्यों बोल रहे हैं? यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लेकिन हम इसे में करते नहीं है, तो हम करंट ईयर ही मानते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कैसे आप वेरी नाइस, आई लव द वे द कॉन्फिडेंस। अरे बहुत बढ़िया बच्चे, मजा आ गया। अब ये बता बच्चे, इसको दिखाना किसको है पहली बार? हम दिखाएंगे मुझे को। एक मिनट ताली हो जाए भाई। अरे वाह, मजा आ गया तेरी बात सुन के। दिखाने वाला साल, क्या बात है। मतलब दिखाने वाला साल किसको दिखा रहे हैं? मुच्छड़ को, यानी असेसिंग ऑफिसर को। ओके, दिखाने वाला
साल, यानी बेसिकली हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स ऑफिसर को हम अपना इनकम का कैलकुलेशंस करके दिखा रहे हैं, भाई तू चेक कर ले हमने सही करा या नहीं करा। यानी इस साल को क्या बोला जाएगा? तो असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। वेरी नाइस। तो क्या असेसमेंट ईयर अगर मेरे को क्वेश्चन में आता है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25 या लिख दे असेसमेंट ईयर 25-26, क्या ये सेम बात है बच्चे? यस, दोनों सेम। दोनों सेम बात है। थैंक यू सो मच आर्यन, दैट वाज वेरी नाइस बच्चे। वेयर आर यू फ्रॉम बच्चे? कहां से? फ्रॉम छत्तीसगढ़। अरे बाबा, मजा आ गया आज। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। एंड ओके, सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड? जिस साल मैंने पैसा कमाया उस साल की रिटर्न ऑफ इनकम हम अगले साल भरते हैं, तो उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। पर असेसमेंट ईयर अपने आप में कोई अलग साल नहीं है। अगर कल को असेसमेंट ईयर लिखा आए तो अपने दिमाग में उसको प्रीवियस, तो वर्ड प्रीवियस एक्चुअली दिखाने वाले साल से, दिखाने वाले साल से पिछले साल की दिखा रहे हो, इसलिए इसको प्रीवियस बोलते हैं। पर है ये प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू टैक्स ईयर, जिस साल पैसा कमाया। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? फिर मैंने तुम्हारे साथ एक मेंटल एक्सरसाइज करी थी। अगर इनकम कमाई गई है 1/1/25 को, कौन से प्रीवियस ईयर में कमाई? जल्दी से। 24-25, वेरी नाइस। 24-25, वेरी नाइस। तो 1/1/25, 1/1/25 इस 24-25। तो हमने क्या किया था? हमने जनवरी फरवरी मार्च कैलेंडर ईयर के बाद एक लाइन लगाई और बोला था भी जनवरी फरवरी मार्च होएगा, सपोज जनवरी 25, फरवरी 25, मार्च 25, तो 24-25 होगा। पर अप्रैल 25, 25-26 होगा। अप्रैल से दिसंबर ये साल और अगला, जनवरी फरवरी मार्च पिछला और ये। चलो लेट अस ट्राई। दिसंबर 26, दिसंबर 26, अन्या, अरिहंत, अब्दुल, तुषार, ये सही बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला है? दिसंबर 26। तो तुम 25-26 बोली जा रहे हो। जिन्होंने 26-27 बोला वो सही है। पहले सुनो, इमेजिन करो, फिर जवाब दो, है ना? लिसन, इमेजिन, सी इट एंड देन से इट। ओके, चलिए दिसंबर 22, दिसंबर 22 फटाफट। गणेश, वेरी नाइसली। स्वाति, गलत है बेटा, दिसंबर 22 है। जनवरी 21, जनवरी 21। इकरा, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, मे 24, मे 24, मे 24। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, अब मैं तुम्हारे को देखो कैसे तुम्हारा ब्रेन वर्क करता है। मैंने अभी तक तुम्हें मंथ बोला और ईयर बोला, तुम्हारा दिमाग ने उसको कोरिलेट कर दिया। अब मैं डेट भी बोलने जा रहा हूं, देखो कैसे खिचड़ी पकेगी। 23 जुलाई 24, 24-25, वेरी नाइस। 1 जनवरी 26,
1st January 26. अभी तेज तेज, अभी तेज तेज. Are you ready? 23rd March 27. 23rd March 27. 28th March 27. Stop. Stop. 30th March 27. जल्दी से. 30th March 27. Stop. 1st April 26. 1st April 26. अरे वाह, तुम तुली सर का पहला पड़ाव टेस्ट पास कर गए हो. ताली. अब तुम सुन रहे हो, देख रहे हो और जवाब दे रहे हो. बिना सोचे समझे जवाब नहीं देना है. सुनेंगे, प्रोसेस करेंगे, जवाब देंगे. चलिए अब आते हैं. अच्छा, जब आप लोग पूरा वार्म अप लगा लोगे तो मैं आपको फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट समझा दूंगा एक बार और. पर अभी के लिए हम लोग यहां पर अब देखो क्या करें. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच वन अर्न्स द इनकम. Assessment year is the one in which we file the income for the previous year is called the assessment year. क्या assessment के लिए हम दिखा रहे हैं तो मैं यहां पर हिंदी में लिखता हूं, आप भी लिखेंगे और मेरे बच्चे नोट्स लेके बैठेंगे. एक रजिस्टर रखोगे. सुनो मेरी बात, एक रजिस्टर चाहिए, पर हम रजिस्टर में नोट्स नहीं बनाते. मैंने नोट्स बनाए हुए, मेरे नोट्स के नोट्स नहीं बनाने. मैंने क्या बोला? मेरे नोट्स के नोट्स नहीं बनाने. मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं और आप देखोगे नोट्स में मैंने खाली जगह रखी है ताकि आप अपनी चित्रकारी कर सकें, आप यहां लिख सकें मेरे साथ. हम रजिस्टर में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यहीं पर जगह दी हुई है. तो ये किताब आपकी फुल एंड फाइनल किताब है. आपको कई और किताब की जरूरत नहीं है. रजिस्टर में कुछ लिखा है, नोट्स कहीं लिखे हैं, लास्ट में मिलते ही नहीं है. इसीलिए सब कुछ एक जगह. और आपको जो समरी नोट्स बनाने हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं ताकि भाई तुम कुछ गलत ना नोट कर लो. कई बार क्या होता है, इनकम्प्लीट नॉलेज से तुमने गलत समझ के गलत समरी बना ली, बाद में उसी को याद करते गए. तो प्लीज, मेहनत मैंने करी है लिखने की, नोट्स बनाने की. तुम उसका टाइम वेस्ट मत करो. आप टाइम लगाओ इसको याद करने की. क्लियर होगी बात सबको? चलो, अब आप सबके पास कम से कम 3 कलर का पेन होना चाहिए. मुझे ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, ब्लैक हो तो ब्लैक भी रख लो. ये देखो मेरे पास भी खड़े हो. थोड़ा रंग बिरंगा होगा ना तो मजा आएगा. मल्टी कलर पेन भी होता है, वो ले लीजिए. और मेरे नोट सारे कलर्ड हैं. देयर इज अ रीजन. द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी सो नाइस कि मन करे उन नोट्स को पढ़ने का. और जिनके पास नोट्स आ चुके हैं उन सबके मेरे को मैसेज भी आ चुके हैं कि सर नोट्स में मजा आ रहा पढ़ के. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू एंजॉय रीडिंग द नोट्स, द क्वालिटी ऑफ द पेपर, द कलर ऑन द पेपर, तो बड़ा मजा आता है. तो वो पढ़ाई करने का मन करेगा. सो आई वुड वांट यू ऑल टू नाउ, अभी के लिए जिसने प्रिंट आउट लिया या बुक है, यस यू विल स्टार्ट राइटिंग एज आई राइट. पर जब मैं बोलूंगा आइकॉनिक वालों को भी कलर मिलेगा, सब कुछ कलर मिलेगा बेटा. किसी में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता है, सब में कलर आता है. आइकॉनिक वाले मेरे नोट्स आपको कलर आएंगे. कोई भेदभाव नहीं है भाई. आइकॉनिक वाले हो तुम्हारे को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट दे देंगे? तुमने तो ज्यादा पैसा दिया है. तुम समझो बात को, तुम्हें कैसे कम दे देंगे हम? सिर्फ जो वो है रिविजन बुकलेट आइकॉनिक को नहीं मिलती है, वो आप मेरी वेबसाइट से अलग ले सकते. ठीक है. नाउ गाइस, एवरीबॉडी है. अब देखो, मैं जब नोटिंग कर रहा हूं तो तुम भी साथ साथ आदत पड़ जाएगी नोटिंग करने की. जैसे मैंने अर्न्स को सर्कल करा तो आप भी करोगे और यहां पर लिख लेंगे कमाने. कमाने वाला एक हो गया, कमाने वाला साल, और एक हो गया दिखाने वाला. अच्छा, आप में से कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे, साउथ से होंगे. डोंट वरी, आई विल बी यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी. तो आपने देखा यहां पर मैंने इंग्लिश में लिखा, साथ हिंदी में लिख दिया. तो दोनों तरीके से चलेंगे. ठीक है बात?
चलो लिख लिया सबने, चलो साथ साथ। अब आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जैसे मैं लिख रहा हूं तुम भी लिखते जाओगे। Thus, the income of the previous year is offered for tax and charged in the next year called the assessment year. Certain exceptions are there which we will do in module 2 last chapter. अभी लिखना बंद करेंगे, अभी लिखना बंद करेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे 1424। मैं जब बोलूंगा तब लिखेंगे, अभी पहले सुनो। और ये आ गया 1425 एंड दिस इज 31st मार्च 26। ठीक है जी। अब वर्ड आएगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब हम जिस साल का लॉ पढ़ रहे हैं। 24-25 का लॉ अलग है, 25-26 का लॉ अलग है, 26-27 का तो बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि नई एक्ट आ जाएगी। हम कौन से ईयर का लॉ पढ़ रहे हैं? वो है 24-25। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या हो गया मेरा? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या हो गया बेटा? 25-26। अच्छा अब लिख लो, अब लिख लो। और यहां पर हम बोलेंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न का मैंने तुम लोगों को वार्म अप में कराया हुआ है, तो एक बार वार्म अप खत्म करोगे ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। यानी दिखाना, इनकम टैक्स वालों को रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है दिखाना, उनको बताना कि तुमने कैलकुलेशन कैसे करी। ड्यू डेट होती है। चलिए ठीक है, क्लियर। लिख लो एक बार, और जब लिख लो तो डीएन लिख दिया करो, डन, ताकि तुलसी सर को पता चल जाए कि तुमने लिख लिया, हम आगे चलेंगे। स्पीड बन जाएगी हमारी धीरे धीरे, एक दूसरे के साथ आदत पड़ जाएगी अपने को। ना अब आते हैं आईसीएआई अपने को जो पेपर दे रहा है। एक पेपर आएगा मई 25 का, एक पेपर आएगा, चलिए मई को यहां ले लेते हैं, मई 25 का पेपर आएगा, सितंबर 25 का पेपर आएगा, और जनवरी 26 का पेपर आएगा। ठीक है जी। अब मई 25 में हमारा साल अपने दिमाग में याद रखो कौन सा खत्म हुआ है? 24-25। ठीक है ना? यानी यहां पर 1 अप्रैल 25 शुरू हो जाएगा और ये जाएगा अप टिल 31 मार्च 26। यानी जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो मार्च 25 चल रहा है, अप्रैल में भी बैच चलेगा, मई में भी चलेगा, तो क्या हम सर प्रीवियस ईयर 25-26 का लॉ पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे ही साल चेंज हो जाएगा? नहीं सर, हमारे को मई में, सितंबर में, जनवरी में कौन से साल का लॉ आ रहा है? प्रीवियस ईयर 24-25। क्लियर है बात? सबको क्लियर है? अब जो मैंने नोट्स लिखे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। नोट्स जो लिखे हैं, नोट्स वर पब्लिश्ड इन नवंबर 24। यहां पर लॉ जो था, जितना भी लॉ था उस समय तक का, तभी तक का हो सकता है, उसके बाद का तो हो नहीं सकता। सिमिलरली आईसीआई पूरी किताब छाप देती है, आपको मॉड्यूल्स दे देती है। अब क्या होता है, आईसीआई एक सप्लीमेंट्री अपडेट्स का एक सप्लीमेंट्री आईसीआई रिलीज करता है। आईसीआई रिलीज करेगा सितंबर के लिए अलग, और एक करेगा अपडेट्स, जब जनवरी आएगा अपडेट्स फॉर जनवरी 26। यानी मैं आपको जिन नोट से पढ़ा रहा हूं, इनमें आपको अपडेट्स जो सितंबर अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए अपडेट्स का तुलसी सर का लेक्चर आएगा, जुलाई में आएगा, और जनवरी वालों के लिए अपडेट्स का लेक्चर आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। और ये लेक्चर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे दोनों। तो अगर आप सितंबर दे रहे हो तो आपको सिर्फ ये सुनना है, अगर आप जनवरी दे रहे हो तो आपको ये दोनों सुनने होंगे। आई हैव सिंप्लीफाइड इट एज मच एज आई कुड। लिख लो इसको।
नाउ यस इकराम, May 26 में प्रीवियस ईयर बदल जाएगा। जब May 26 आएगा तो प्रीवियस ईयर 25-26 हो जाएगा। रेट्स ऑफ टैक्स पूरा नहीं बदलेगा, कुछ रेट्स ऑफ टैक्स बदलेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो जो मई, चलो ये भी लिख देते हैं आगे, अब यहां पर चलते हैं। जो May 26 के लिए पढ़ रहे हैं उनको आएगा प्रीवियस ईयर 25-26। तो जनवरी 26 में मेरी अमेंडमेंट्स का सेशन आता है, यानी जिन्होंने पीछे पढ़ा उनको सिर्फ अमेंडमेंट्स करनी होती हैं और वो जनवरी के लिए, वो मई के लिए भी तैयारी हो जाएगी। यस, दीज नोट्स आर इन मास्टर सेट ऑन द साइड। ठीक है, तो आप मई के लिए भी पढ़ रहे हैं तो मई के लिए भी मेरा अमेंडमेंट्स आएगा जनवरी में, और आप जो भी 3-4-5 पेज का अमेंडमेंट्स होता है वो कर लेंगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। पूरा एक्ट नहीं बदलता है। हाँ, जो लोग May 27 के लिए जा रहे हैं भाई, उनको तो मैं बोलूंगा अभी पढ़ाई शुरू मत करो, क्योंकि उनके लिए तो नया एक्ट आ जाएगा, उनके लिए तो नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा। अभी 26 में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, May 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेंडमेंट्स के साथ चल जाएगा काम। चलो, क्लियर है बात सबको? आई होप एवरीवन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। चलिए, अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने का होता है? इज अ प्रीवियस ईयर फॉर 12 मंथ्स, इज अ प्रीवियस ईयर फॉर 12 मंथ्स। पता नहीं? ओके, प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स इन मार्च, तो क्या बेटा 12 महीने का होगा? लेकिन अगर भाई कंपनी बनी ही, सुनो 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 सुनो, एक कंपनी आपने फॉर्म करी, अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 25। अब ये कंपनी कहती है भाई हम 31/12/25 तक का जितना इनकम है एक ही बार में दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये दिखा सकते हैं? नो सर, नो। तो क्या सर इनको यहां पर 31 मार्च 25 तक का ये 3 महीने का अलग दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद जो उन्होंने कमाया 1/4/25 से 31 मार्च 26 तक का अलग दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है इस कंपनी का, फर्स्ट प्रीवियस ईयर, इज इट लेस देन 12 मंथ्स? इज इट लेस देन 12 मंथ्स? यस। तो हमने क्या बोला नीचे देखो, इन केस ऑफ न्यूली सेट अप बिजनेस और प्रोफेशन, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी लेस देन 12 मंथ्स or 12 months as the case may be, starting from the date of setting up till 31st of March next। ठीक है जी, इस वाले को बी वाला एग्जाम्पल रीड करो अपने आप और देखो तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया। डन, ओके। चलिए, अब एक स्टेटमेंट है, द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25 कौन सा साल हो गया ये? 24-25 is both an assessment year as well as a previous year। क्या 24-25 असेसमेंट ईयर भी है और प्रीवियस ईयर भी है? तो जब मैंने 24-25 में रिटर्न भरी है, जब मैंने 24-25 में रिटर्न भरी है, तो कौन से साल की भरी है? 24-25 की या 23-24? Therefore 24-25 becomes assessment year for previous year 23-24। ये वाला पार्ट हो गया। देखो,
लेकिन जब 24-25 में पैसा कमा रहा हूं, इसकी रिटर्न कब जाएगी बच्चे? जब 24-25 में रिटर्न इनकम कमा रहा हूं 25-26 में, तो क्या ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए? चलो रीड करो, देखो। वेरी नाइस। लो जी, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर खत्म हो गया। लो 1 मिनट, जाते हैं वापस। अरे देखो, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर खत्म हो गया बेटा, फिनिश। अब हम पकड़ रहे हैं वर्ड पर्सन और असेसी, इस पे 3 दिन लगाएंगे, ठीक है जी। चलो आओ, अब चलते हैं वर्ड पर्सन। थोड़ा सा सिलेबस बाकी है, बस 3 वर्ड बाकी हैं और तो कुछ है ही नहीं, सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस पे थोड़ा डिबेट होने वाला है। अब मैं आप लोगों को, सीधा बैठ जाओ, अगले 3-4 दिनों में सोचने पर मजबूर करने वाला हूं। सोचने पर मजबूर। कई ऐसी बातें होंगी जो तुमने जिंदगी में ना सोची है ना सुनी है। दिमाग कंफ्यूज होएगा, फिर क्लैरिटी आएगी। देयर इज क्लैरिटी व्हेन यू आर कंफ्यूज। इफ यू नेवर बीन कंफ्यूज, इसका मतलब है कभी सोचा ही नहीं है। जब सोचा ही नहीं है तो क्लैरिटी किस बात की है? फिर तो बेटा अनाड़ी के पास भी क्लैरिटी है, उसको भी कंपनी उतनी आती है जितनी तुमको आती है ना। अब मैं तुम्हें 4 स्टेप्स में समझाऊंगा, सुन लो पहले मेरी बात, फिर बाद में बोलोगे सर आप बताते नहीं। पहला स्टेप, ये आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन कौन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। पुलकित बेटा, क्लास, अगली क्लास के लिए जल्दी आया है या इस क्लास के लिए लेट आया है, ये बता दे पहले। हाँ, एटलीस्ट पुलकित हैज रिप्लाइड एंड आई एम हैप्पी। सी, यही एक रिश्ता है जो हम बना रहे हैं। कई बार बच्चे कहते हैं तुली सर मैं क्लास में आया, आपने डांट दिया, मैं निकल गया। तो भाई नमस्कार, अब ये बच्चा आया, इसने मेरे को बोला सर मैं लेट हो गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा तो क्लास में भी आते हैं, सर लेट हो गया प्लीज आने दो, तो मैं आने देता हूँ। ये रिश्ता बना के रखना बच्चों, एक दूसरे से बात करेंगे, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर एंड आई एम टेलिंग यू लर्निंग विल बी फन। ठीक है, गुड बॉय पुलकित, आई लाइक द रिप्लाई। तूने रिप्लाई करा, ना भी करता तो मेरे को कहां पता चलता। बट दिस इज द बॉन्ड वी आर ट्राइंग टू मेक। ठीक है, ऑनलाइन तो है ही नहीं है क्लास, ये फेस टू फेस क्लास है, समझ गए? अरे सुन रहे हो मेरी बात? तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कार्य है तुम्हें वहां तक पहुंचाना, तुम्हारा कार्य है विश्वास रख के मेरे साथ मेहनत करना, बस दैट्स इट। चलो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट? चलो अभी पहले ये पढ़ेंगे, देन हाउ मेनी different types of persons can exist and why? लास्ट में how? चिराग कौन सा सी पॉइंट बेटा? और जब बच्चे कौन सा सी पॉइंट? कोई बात नहीं बच्चे, एंड दैट इज सो नाइस कि तू टेरेस पे जाके भी बोल रहा है। रितिका इज ऑल्सो हियर, रितिका को वेलकम करो, देखते हैं ये रिप्लाई करती है नहीं करती है। रितिका बेटा 50 मिनट जा चुके हैं क्लास के, अब आ रही है। पुलकित ने तो बता दिया लेट आया, क्यों आया? लैग नहीं है, मैं यही हूं। एग्जाम्पल 1 के ऊपर, अरे यही तो कराया बेटा, ये रहा तेरा। भाई जिस दिन 31 मार्च नेक्स्ट जो उसके, अगर तूने बिजनेस, एंड आई एम ग्लैड चिराग यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन, आई एम हैप्पी।
बच्चे अगर एक एक को शुरू करा तो इसके अगला 31 मार्च कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है ना। नेक्स्ट मतलब जो इससे अगला, सेटिंग अप से अगला। चलो, रितिका हैज आल्सो रिप्लाइड, गुड गर्ल। वी आर नाउ इन द फेस टू फेस क्लास। फाइनली क्लास इकट्ठी हो गई है, गुड गर्ल। कोई बात नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है बाकी लेक्चर रिकॉर्डेड में देख लेना एक बार, ठीक है बच्चे? ओके, यू मस्ट वॉच इट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स बच्चों। चिराग, तेरा क्वेश्चन आंसर हो गया बेटा? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन चिराग? व्हाट इज अ प्रोविजो? अरे ऐसा मत कर। प्रोविजो क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट होता है। प्रोविजो टू सेक्शन 3 का क्या मतलब है? क्या ये एक्सेप्शन दे रहा बच्चों? इज इट गिविंग एन एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन क्या है कि 12 महीने का प्रीवियस ईयर है, एक्सेप्शन बता दी उसने, भाई ये 3 महीने का हो सकता है या जितने भी महीने का हो सकता है, ठीक है? चलो ना, लास्ट में हाउ एंड व्हाई आर persons divided into 7 categories under income tax act। चलो एक काम करो, ये कहीं लिखने की जरूरत, लिख सकते हो तुम, एक बार ये 4 सवाल लिख लो ताकि तुम्हें पता चले हम यही 4 सवाल आंसर करने हैं। रजिस्टर पे लिख लो, एक पेज पे लिख लो जिसको अपने पास रखना, इसकी बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रफ में लिख लो कहीं पर, जहां पर गुम भी जाए 2-3 दिन के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी? चलो, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो फटाफट और मुझे बता दो डन हो गया। अच्छा, हाँ, गुड करीना, वी आर लर्निंग टू डील विद ईच अदर, एब्सोल्युटली, आई एम वेटिंग फॉर यू। नाउ, अब बच्चों ये 4 टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 दिन लगेंगे और हर रोज हम लोग ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हें कंफ्यूज हो गए। जब मेरा टॉपिक खत्म होगा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जब 4 दिन बाद टॉपिक खत्म होगा तो पूरी तरह क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर के बाद कुछ कंफ्यूजन रह गया, कल के बाद रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? और जो बात आज कंफ्यूजन में रह जाएगी आप उसके बारे में सोचोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा, होमवर्क दूंगा, क्या सोच के आना है, सोचने का होमवर्क दूंगा आज, सही है? चलिए अब पहले वाले में बात करते हैं। मेरे को आप लोग हैंड रेस करके बताएंगे आपके हिसाब से आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर। ये वाला लास्ट पार्ट तो तुम्हें आता ही नहीं होगा, पर पहले 3 पार्ट सुनना चाहूंगा मैं, तुम लोग क्या कहते हैं, एक एक करके। कीप रेजिंग योर हैंड्स, ईच वन गेट्स अ चांस। है, वेदु डिक्लाइन कर दिया। हेलो, बिल्कुल आ रही, रखिए। आर्टिफिशियल, हाँ, तो हमारे हम लोग यानी जो तुली सर की क्लास में है वो नेचुरल है हम लोग, और जो हमारी क्लास के अलावा है वो आर्टिफिशियल है। हाँ, ऐसे बोलना फिर, ह्यूमंस। नहीं नहीं, सॉरी नहीं, मैं तुम लोगों को बोलना सिखा रहा हूं। देखो बेटा, कम्युनिकेशन, मैं बोल कुछ रहा हूं, तुम समझ कुछ रहे हो। क्या होता है जब मैं बोलता हूं सिक्योरिटी चाहिए, अब एक बंदे के दिमाग में सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है, एक बंदे के दिमाग में कंपनी ने जो सिक्योरिटी इश्यू करी वो चल रहा है, तीसरे के दिमाग में
सिक्योरिटी चल रही है जो बैंक ने लोन के लिए मांगी, दैट इज कॉल्ड बैड कम्युनिकेशन। समझ गए मेरी बात? कम्युनिकेशन मीन्स जो आप बोल रहे हो वही बात उसको समझ में आएगी, तू कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो अब तूने ह्यूमंस बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए अच्छा यही चीज पेपर में होगी। अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन देकर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बच्चे मेरी क्लास में किसी और टीचर की बात नहीं होगी, नो वन, ना मेरे क्लास में मेरी तारीफ होगी ना किसी और टीचर की बात होगी। हम सिर्फ काम पे ध्यान देंगे बेटा, ओनली ऑन वर्क। समझ गया? गुड बॉय। चलो थैंक यू बेटा रिकी। रिकी कहता है जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचुरल पर्सन है, बाकी सारे आर्टिफिशियल है। चलो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन, सर नेचुरल पर्सन तो ह्यूमन बीइंग हो हाँ, और उनको छोड़ के जो आर्टिफिशियल जो नहीं बस ये सोचने की मतलब टाइम नहीं जैसे तो किसी के बोलता है उनको ये सब करने के लिए उसके अंदर काम नेचुरल पर्सन खुद अपने कर भाई ना, मेरे को आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल दे। बनी हम्म हुई हम्म नेचुरल पर्सन ठीक है, चल मैंने सुन लिया। ओके, लेट अस टेक वन मोर ओपिनियन, लेट अस टेक वन मोर ओपिनियन। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, वेयर आर यू फ्रॉम, पहले ये बता चल। सर, सर आई एम फ्रॉम बिहार। ओके, आज बिहार में कोई स्पेसिफिक सिटी बता देना। यस अच्छा सर। ओह वेरी नाइस, चलो बताओ। हाँ जी बताओ, आपके हिसाब से क्या है? यस सर, द नेचुरल पर्सन मीन्स वो जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, लाइक ह्यूमन बीइंग। और वेरी नाइस, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जांपल कंपनी हो गया और फॉर्म वगैरह जो बनाए जाते हैं। वेरी नाइस, आई थिंक अ ब्यूटीफुल आंसर। करीना, ये आंसर कहाँ से पढ़ा, पहले ये बता दो। सिर्फ मतलब आर्टिफिशियल पर्सन तो सबने फाउंडेशन वगैरह में जो पढ़ा है, लाइक कंपनी का रेफरेंस लॉ में थोड़ा सा वेरी नाइस, चलिए एक ताली हो जाए। करीना का आंसर मुझे बहुत पसंद आया, इट इज वेरी वेल बोलना बहुत अच्छा था, थैंक यू बच्चे। एनीवन हु थिंक्स ही कैन एक्सप्लेन इट बेटर, एक और स्टेप किसी को है, बाकी सारे हैंड डाउन कर दो। जिसको लगता है वो इससे बेटर आंसर दे सकता है वो हैंड रेस करेगा या करेगी। बिल्कुल आ रही बेटा, कहाँ से है पहले बता, कहाँ से है? और मतलब गाइस, आई डोंट नो इफ यू अप्रिशिएट दिस एज अ टीचर। आई एम सिटिंग इन चंडीगढ़, कोई असम से है, कोई उड़ीसा से है, कोई गुजरात से। एक इस प्लेटफॉर्म के लिए ताली मारना बनता है, जो लाइव ये देख रहे हो एकदम से रियल टाइम है। एंड लेट मी अश्योर यू, मैंने बहुत प्लेटफॉर्म से पढ़ाया पर ऐसा रियल टाइम एक्सपीरियंस कहीं नहीं है। दैट इज आई लव दिस प्लेटफॉर्म। तुम लोगों के साथ ये जो बातचीत हो पा रही है ये हो ही आ सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। चल बेटा बता कहना। हाँ जी, okay good, so you've said exactly what Karina said and you're both right, very well answered. ठीक है बच्चों, I have understood the part. So natural is created by nature, artificial is created by law. Now लॉ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करता है, ये बात समझ में आती है। अब अगले सवाल, ये वाला सवाल हो गया, सारा लिखा मिलेगा। अभी आगे चलते हैं, क्या एवरीवन एग्रीइंग? करीना ने बोला, काना ने बोला, दोनों ने सही बोला। नेचुरल इज क्रिएटेड बाय नेचर। अनमोल आ गया भाई, अनमोल को हेलो बोलो। मैं देखो कितना सबका ध्यान रखता हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। लिंग राजू भी आ गया है, अरे बाबा, अनमोल भी आ गया, लिंग राजू भी आ गया। अरे भाई, कल की क्लास के लिए जल्दी आए हो या आज की क्लास के लिए लेट आए हो, ये बता दो पहले। एंड लेट मी सी इफ दे आंसर बैक।
क्या ये आंसर करेंगे? जैसे पुलकित, सॉरी, ओके, लिंगराजू इज टॉकिंग टू मी, वेरी नाइस। व्हाई आर यू लेट बेटा? लिंगराजू, व्हाई आर यू लेट? अनमोल, व्हाई आर यू लेट? बताओ बच्चों, ये फेस टू फेस क्लास चल रहा है। एक घंटे बाद आ रहे हैं। हाँ, आज हमने कुछ बहुत अच्छी बातें करी हैं। पहले 1 घंटे में हमने क्लास के रूल्स बनाए हैं। हर बच्चा वो सारे रूल्स देखेगा शुरू से। आप लोगों ने अगर नहीं देखा, आप लोग देखोगे एंड उसको फिर फॉलो करेंगे। बट आई एम सो ग्लैड आप लोग बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज द गुड पार्ट एंड आई होप द अदर्स इन क्लास आर नॉट माइंडिंग। मैं बीच-बीच में, देखो मेरे लिए एक-एक बच्चा इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि झुंड में आगे 300-400 बच्चा पढ़ा रहा हूँ, चक्कर ही कोई नहीं है ना। Every one of you is going to be a chartered accountant, and every one of you is going to take the name of this profession forward. It is my job to ensure each one of you gets the training. So अगर आप लेट आ रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, क्लास में एक माहौल बनता है टीचर स्टूडेंट। सो आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा टाइम वेस्ट हो रहा है? लो जी, अनमोल किसी और लाइन पे चला गया। चलिए, नाउ गाइस, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? व्हाट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? अब जिनको ये बात के बारे में पता है वो हैंड रेस करके बताएंगे। पहला वाला पार्ट हो गया, नेचुरल इज क्रिएटेड बाय नेचर एंड क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ बताता है, ये नेचर बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देवव्रत हैज रेज्ड द हैंड। हाँ बेटा, आ रही है, बताओ। सेकंड लीगल आइडेंटिटी को अलग कर दिया। सिर्फ ये जो लाइबिलिटी होती है, सारी कुछ रहती है उसके नाम को, ठीक है, ये अपने नाम पे भी ये अप्लाई कर सकती है। ये वेरी नाइस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी के ऊपर लगता है या फर्म के ऊपर भी लगता है? फर्म के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि पार्टनरशिप में वो एक जैसे देखते हैं। टाइम में वो तो क्या ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एक सोच है जो कंपनी नामक एंटिटी के लिए कंपनीज एक्ट में लिखी गई है, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं लिखी गई है, इसलिए फर्म का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? यस, But very well, Devrat, when I ask questions, sometimes I'm not expecting a very good answer because I know बच्चे हैं, आए हैं, but this was a very good answer, brilliant answer. Thank you बेटा। भाई इंटेलिजेंट बैच आया है, रैंक लाने हमने। हेलो, इंटेलिजेंट बैच आया है, रैंक लाएंगे। 2 ग्रुप देने हम सब। तुम्हारे बैच में मेरे को दिख रहा है, एंथुसियाज्म भी दिख रहा है, इंटेलिजेंस भी दिख रहा है, और मुझे रैंक लाने हैं। तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, और रैंक लाने के लिए सर नीचे करके अपने आप को हीरो नहीं समझना है, गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड नहीं समझना है। अरे मैं ही हूं बस, ये नहीं। सर नीचे रख के लिटिल बाय लिटिल नॉलेज गेन करेंगे। कुछ नहीं आता है। सबसे पहला स्टेप टू लर्निंग इज एक्सेप्टिंग आई डोंट नो, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर यू इज द ब्यूटीफुल पार्ट। यू आर गिविंग मी सम गुड आंसर्स, तुक्के नहीं मार रहे हो। राइट, बी स्कैर्ड बट बी प्रिपेयर्ड। तनुश्री को ये बात समझ में आ गई। अब ये बताइए, क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है? क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है? क्या फर्म भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है? क्या कंपनी और फर्म दोनों आर्टिफिशियल पर्सन? तो क्या कंपनी नामक सोच, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कंपनी नामक सोच कंपनीज एक्ट से आई है, और पार्टनरशिप फर्म नामक सोच पार्टनरशिप एक्ट से आई है? चलिए, एक सरल सवाल पूछूंगा। व्हाई इज द इनकम टैक्स एक्ट कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट?
No. These answers, because it is levied on income, etc. Wrong answer. It's a title given to the act. Where is it given? तो मैंने आप लोगों को ये इनकम टैक्स एक्ट दिखाई, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ये क्या लिखा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। पढ़िए जरा क्या लिखा है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट। चलिए आप जल्दी से बताइए, एज सीए स्टूडेंट्स, व्हाई इज द इनकम टैक्स एक्ट कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट? जल्दी से, व्हाई इज द इनकम टैक्स एक्ट कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट? लॉ में नहीं लिखा। ये लॉ कौन सा भैया, पूरा क्लियर करो। एज पर सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, it is going to be called the Income Tax Act 1961. Right. सर जो अभी नया इनकम टैक्स एक्ट आया, उसको इनकम टैक्स एक्ट भी बोलेंगे या उसको आयकर एक्ट भी बोल सकते हैं? सर अभी नया एक्ट आया ना सर उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलेंगे सर? क्या वो एक्ट भी जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा? तो उसको पढ़ लेते हैं। ये देखो तुम्हारे सामने है, ये देखो उस एक्ट को भी पढ़ लेते हैं। आ जाओ, देरी क्यों? नहीं पीहू, दैट इज नॉट द आंसर. Please understand the answer I am trying to teach you. Why is the Income Tax Act called the Income Tax Act? चलो कोई बात नहीं, जब स्क्रीन शेयर होता है तो कई बार आ जाता है लैग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो अब बताओ मुझे, क्या ये नया इनकम टैक्स एक्ट में भी यही लिखा है? दिस एक्ट में भी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 25? नंदिनी, रॉन्ग आंसर। देखो बच्चों, you have to slowly move away from logic to logic. तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? ये भूल जाओ आज के बाद। स्टॉप एक्सप्लेनिंग इट टू मी। अच्छा ये बताओ, आपके घर पे अगर कोई हेल्प है, सर्वेंट है, आपके घर पे अगर कोई हेल्प है, सर्वेंट है, क्या वो आपके रिलेटिव्स होते हैं? एग्जैक्टली exactly. पर इनकम टैक्स एक्ट में, सर्वेंट भी रिलेटिव होता है एक डेफिनेशन में। तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? पता नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें। वहां बैठ कर सर ये क्या बात हुई, सर्वेंट कैसे रिलेटिव हो गया? क्योंकि लिख दिया उन्होंने, है तो है। अभी क्यों लिखा वो बात की बात करेंगे। So you will not tell me Income Tax Act as called Income Tax Act because it is levied on income. That is the wrong answer. It is called the Income Tax Act because it is said so in section 1, subsection 1 of the Income Tax Act. क्योंकि लिखा है। आज के बाद एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लिखा है इसलिए है। चलिए, why is the company called a company? चिराग बेटा, हिंदी में आयकर भी लिख सकते थे। आयकर इज ऑल्सो इनकम, तो हम आयकर एक्ट भी लिख सकते थे, पर नहीं लिखा ना, इनकम टैक्स एक्ट लिखा, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। मुझे लगा था कि अभी जब नया एक्ट आएगा भाई हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे, आयकर एक्ट आएगा, पर नहीं आया, वो भी अंग्रेजी में चल रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, व्हाई इज द कंपनी कॉल्ड अ कंपनी? एज पर कंपनीज एक्ट। Why is the director of a company called a director and why is a shareholder called a shareholder? ये बताइए, मुझे बताइए, अगर आप और मैं दो लोग हैं और हम मिलकर फर्म बनाएं या कंपनी बनाएं,
क्या ये पॉसिबल है कि हम दो लोग मिलके फर्म बनाएं और कंपनी बनाएं? दोनों में पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमने फर्म बना ली एक्स वाई एंड सन्स और यहां कंपनी बना ली एक्स वाई एंड सन्स, इसके एंड पे प्राइवेट लिमिटेड आएगा। इसके एंड पे प्राइवेट लिमिटेड क्यों आएगा और इसके एंड पे प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनके रेलेवेंट एक्ट में लिखा है। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर जब आप फर्म होती है तो फर्म को फर्म बोलते हैं, इधर कंपनी बोलते हैं, इधर ये है लेट से लव है और ये अरिहंत है। अरिहंत और लव ने मिलके फर्म बनाई। अब इधर अरिहंत और लव को क्या बोलेंगे? पार्टनर। और इधर क्या बोल देंगे? शेयर होल्डर। मेंबर नहीं बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। तो जरा बताओ ऐसा क्यों है? जरा बताओ ऐसा क्यों है? लव और अरिहंत तो लव और अरिहंत है, वहां पार्टनर बोल रहे हो, यहां उसको शेयर होल्डर बोल रहे हो। एक्ट में लिखा है। चलिए, ये जो बात अभी आप लोग मुझे बता रहे हैं, क्या पहले ये क्लियर हुई थी या आज ही सोच के आज ही क्लियर होगी? बिकॉज लॉजिकल बात। क्या पहले की क्लियर थी या आज भी क्लियर हुई? ये बताइए। आज हुई ना? तो क्या ये सिंपल बात 11वीं में नहीं बता देनी चाहिए थी तुम्हें? आई थिंक तुम्हें अगर 11वीं में बता देते तो पुलिस सर का टाइम ही ना लगता। राइट। तो ऐसी कई बातें अगले 3 से 4 दिन में करेंगे। अब मैं तुम्हारे को लेके जा रहा हूं टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कंपनी। आप लोग आज कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग धरती पर, अर्थ पर कब आए? जरा देखें। व्हेन डिड यू जॉइन द प्लैनेट? आप लोग अर्थ पर कब आए? देखो 2006, 2004, ओके 2002 से लेके रेंज दिख रही है मुझे 2007 तक की। यानी यू आर व्हाट द वर्ल्ड कॉल्ड जेनजी। जेनजी के लोग हैं यहां पर। चलिए, जेनजी को पढ़ा रहा हूं मैं अब। मैंने भाई बहुत सारी जनरेशन पढ़ा ली और हर जनरेशन के पढ़ने का तरीका अलग है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। चलिए आइए ना। आपको ये पता हो कि बड़ी बड़ी हैरानी होगी आपको। आपके धरती से आने से पहले धरती चल रही थी। आपके धरती पे आने से पहले भी लोग थे। आपके धरती पे आने से पहले भी दुनिया थी, तुम नहीं थे। पर तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर तो धरती चल ही नहीं सकती है। तुम्हें लगता है तुम हो तो धरती चल रही है, वरना थोड़े चलेगी। तभी तो हम आए, अब हम चलाएंगे। अच्छा, कभी वो देखा रिले रेस? वो होती है ना रिले रेस, ऐसे भागते हैं 4 लोग, पहले वाला भागता है, फिर वो आगे एक बेकन पकड़ाता है, फिर वो दूसरा भागता है, फिर तीसरा भागता है, चौथा भागता है। देखिए वो रिले रेस। ये धरती भी ऐसी चल रही है। हर 100 साल के बाद धरती का हर प्राणी बदल जाता है। एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट चेंजेस एवरी 100 ईयर्स। देयर आर नो सेम पीपल। पर जो पुराने लोग हैं वो नए वालों को अपनी सोच बता देते हैं ताकि अगले लोग अगली रेस लड़े, फिर वो आगे देंगे और आगे देंगे। ऐसे दुनिया चल रही है। सुन रहे हो ना मेरी बात? इट्स अ रिले रेस। 100 years later, none of us today will be alive unless science finds a way to make people live longer than 100 years, or otherwise 100 years later none of us will be alive, but the earth will be going on. तो ये बात समझो। हम बात, हाँ, ऐसी बातें सोच के कई बार स्ट्रेस हो जाता है। बेटा इसको एक्सेप्ट कर लो। द मोमेंट वी एक्सेप्ट मोर्टैलिटी, द मोमेंट वी लिव इन पीस। ये मैं दुखी करता है। सबको लगता है मैं, मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो बेटा इस मैं को त्यागो।
जिस दिन मैं त्याग दिया उस दिन लाइफ विल बी हैप्पियर एंड यू विल लिव मोर पीसफुली। तो आइए सर, ये फिलॉसफी का लेक्चर क्यों टैक्स के बीच में झाड़ रहा हूं? मैं बहुत कुछ करूंगा यार, फिलॉसफी भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, मेडिटेशन भी आएगी, टैक्स भी आएगा, बहुत कुछ चलेगा, खिचड़ी चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सैड कर रहा हूं नारे, सैड नहीं कर रहा हूं, तेरे को हकीकत का बयान कर रहा हूं ताकि जितनी तेरी जर्नी है एंजॉय करे, स्ट्रेस में मत रह। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यू आर अलाइव, एंजॉय इट, इट इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एंजॉय द फैमिली, एंजॉय द रिलेशंस, एंजॉय इट, अदरवाइज वेयर इज द पॉइंट? समझे मेरी बात? तो डर नहीं है, स्ट्रेस। आई हैव गॉन थ्रू अ स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉर अबाउट 20 years. I was like you once, but that process has totally changed my mindset and धीरे धीरे अभी शुरू हुआ है, तो मैं बीच में मेडिटेशन सिखाऊंगा, तुम लोग देखोगे कितना फर्क आ जाता है उससे। चलिए आइए नाउ, ये बताओ, ये जो हिस्ट्री ऑफ कंपनी है, क्या ये आज शुरू हुई थी? नहीं सर, आपको पता है 1956 में अंग्रेजों की कंपनीज एक्ट नहीं, इंडिया की आई थी, और यूके की कंपनीज एक्ट 1948 की आई थी। अभी ध्यान से 2 मिनट चैट बंद करो। अब आपको पता है यूके इज अ कंट्री दैट रूल्ड द वर्ल्ड, इंग्लैंड बोलते हैं। इंग्लैंड में बहुत साल पहले मर्चेंट गिल्ड्स, मर्चेंट के ग्रुप्स होते थे, लोगों ने मिलकर बिजनेस करना शुरू करा था। दीज वर द अर्लीस्ट बिजनेस एसोसिएशन ड्यूरिंग द 11th to the 13th century, यानी 1100 to 1300। टुडे वी आर इन 2000, ये 1100 की बात हो रही। उस जमाने में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना था तो आपको राजा साहब के पास जाना पड़ता था, और राजा साहब को जो कंपनी को ऑथराइज करने के लिए एक पत्र होता था, उसके नीचे वैक्स का स्टैंप लगता था, और उसको बोला जाता था रॉयल चार्टर। क्या बोलते थे? चार्टर। समझ गए? आपने चार्टर्ड कंपनीज के बारे में सुना हुआ है? चार्टर्ड कंपनीज, चलो जिसने भी सुना, चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी थी जो राजा साहब के पत्र से बनती थी, यानी राजा साहब ने पत्र दिया, उसको बोला जाता है चार्टर्ड कंपनी, बिकॉज दिस इज कॉल्ड चार्टर्स वर ग्रांटेड, और उनको मोनोपोली दे दी जाती थी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड। जैसे राजा के 3 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन 3 लोगों ने मिलकर राजा को बोला, राजा साहब हम ना गोल्ड की माइनिंग करेंगे, जितना आएगा 50% आपको देंगे। तो वो बोल गया रॉयल चार्टर, किसके लिए मिल गया? गोल्ड के लिए। दूसरे को बोला सर मैं चीनी का काम करूंगा, तो कहता बस चीनी का, पूरे देश में चीनी का काम सिर्फ वही करेगा। दिस वाज कॉल्ड रॉयल चार्टर। अब 14th सेंचुरी में क्या हुआ, मर्चेंट्स स्टार्टेड अडॉप्टिंग द वर्ड कॉल्ड कंपनी फॉर देयर ओवरसीज वेंचर्स। क्यों? कंपनी में कॉम का वर्ड है टुगेदर, लैटिन से आता है, ये लैटिन भाषा से। पैनिस का मतलब है ब्रेड, टुगेदर ब्रेड, मिलकर रोटी कमाने को बोला जाता है कॉम पैनिस, और धीरे धीरे उसका नाम बन गया कंपनी। और ये हुआ कब? 14th सेंचुरी में। आप धरती में आ जाए बेटा, धरती पहले से चल रही है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एंड ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। बाय द क्लोज ऑफ द 16th सेंचुरी रॉयल चार्टर were issued which granted monopoly of trade to members of the company over a territory। अरे ऑडेसिटी देखो, ऑडेसिटी। राजा साहब कह रहे हैं इंडिया तेरा, साउथ अफ्रीका तेरा, अफ्रीका तेरा। तुम सुन रहे हो, देख रहे हो? एक कंपनी को बोला इंडिया तेरा, और उस कंपनी का नाम हमें पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। राजा साहब ने एक साइन कर दिया और बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाओ, भारत देश तुम्हारा। तुम देख रहे हो, ऑडेसिटी देख रहे हो? और आज हम उसी कंपनी के नाम से अपने देश को बुलाते हैं, तो मेरे को तभी ये बात भाती है कि हम अपने देश को भारत बोलना शुरू करें।
हम अपने देश को भारत इसलिए बोलेंगे क्योंकि इंडिया भी बोल सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमारा ओरिजिनल देश का नाम भारत ही था। ये इस कंपनी के नाम से आपका नाम बन गया। इन्होंने आप पे 300 साल राज किया। तो माय ओपिनियन says, and this is just my opinion, please take it as an opinion, we should not call ourselves by a name which belong to a company that ruled us for 200 to 300 years. बट चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो हमारे देश का नाम इंडिया भी है, भारत भी है। तो चलिए, जो आप चाहेंगे वो बोलेंगे, पर आपको समझ में आई क्या हो रहा था? अब 1653 में क्या हुआ? अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या करती थी, पहले इंडिया में ट्रेड करने आई थी। इंडिया से कॉटन लेके जाके अमेरिका यूके में बेचती थी। तो इंडिया आती थी, कॉटन खरीदती थी, बाहर यूके में जाके बेच देती थी, प्रॉफिट होता था, और वो प्रॉफिट उन्होंने अपने आपस में बांटना शुरू करा। ये अमीर होते गए। जैसे ये अमीर होते गए, इनके आसपास पड़ोस वाले कहते हैं भाई हमें भी हिस्सेदार बना लो प्रॉफिट। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, उस दौरान जॉइंट स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया कि चलिए, मेरे आसपास के 15-20 लोग हैं, ये भी हिस्सा चाह रहे हैं, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, ला थोड़ा पैसा कूद दे। तो हर एक से इन्होंने पैसा लेना शुरू करा, और अब कॉन्सेप्ट आ गया शेयर होल्डर्स का। अब 5 लोग इंडिया आते थे, 5 मतलब उदाहरण दे रहा हूं, 5 लोग इंडिया आए, उन्होंने काम किया, प्रॉफिट कमाया, बाहर गए, और वापस में हर बंदे को उसके हिस्से के हिसाब से प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। Therefore, the concept of shareholders and directors came into being. जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टर हो गए, जो बैठे पैसा कमा रहे हैं वो कौन हो गए, शेयर होल्डर। By the close of the 17th century, the companies or the merchant guilds had established permanent fixed capital. अब 17th century तक, 100 साल बाद, हर कंपनी के पास अपने अपने इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, और वो शेयर्स भी अब वो आपस में फ्रीली बेच रहे हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट 17th सेंचुरी में आया कि एक बंदे ने ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा लगाया, बहुत प्रॉफिट आ गया, थोड़ी देर बाद कहता मुझे नहीं चाहिए, तो उसने किसी और को बेच दिया। अब शेयर्स बिकने शुरू हुए। देन अभी तक जितने भी कंपनीज बन रही थी, ठप्पे से बन रही थी, किसके, राजा साहब के। राजा साहब बिजी हो गए। अब उन्होंने इस मेथड को चेंज करा। अब एक एक्ट पास करा गया 1834 में, द ट्रेडिंग कंपनीज एक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1844, प्रोवाइडिंग फॉर registration of companies with more than 25 members or with shares which are freely transferable by an office called registrar of companies. अब एक दफ्तर बना दिया, कहते राजा साहब अब ठप्पा देना बंद, अगर 25 से ज्यादा तुम्हारे लोग हैं तो जाइए आरओसी पे जाइए, एक कंपनी दफ्तर बना दिया, यहां पर कंपनी बनेगी। तुम देख रहे हो हाउ लॉ इज इवॉल्विंग ओवर सेंचुरीज। हम आके कंपनी एक्ट पढ़ते रट्टा मारना शुरू करें, अरे समझो तो सही कहां से आ रहा है यार, है ना। देन द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, चार्जेस, एनुअल रिटर्न्स वर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ताकि उनके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड आ गया। 1856 में the English Companies Act was enacted, which repealed both the acts of 1844, ये वाली, and 1855 जो बाद में आई थी। Under the Act of 1856, 7 or more persons could form themselves into an incorporated, ये सारा चेंज चलता गया। उसके बाद उन्होंने 1985 में बहुत सारी कंपनीज बनाई। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कंपनी कहां से आई थी। द इंडियन गवर्नमेंट 1850 में द फर्स्ट इंडियन कंपनीज एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन द लाइंस ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज एक्ट ऑफ 1844। उसके बाद ये चेंज होती रही, कई बार चेंज हुई। फिर इंडियन कंपनीज एक्ट पास हुई 1913 में। उसके बाद 1950 में द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर श्री एच.सी. भाभा टू लुक इनटू द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड टू सजेस्ट सम मेजर्स। भाभा कमेटी ने रिपोर्ट दी 1952 में, और उन्होंने बताया कंपनी कैसे बननी चाहिए। इनकी रिपोर्ट के ऊपर एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1953 में, और हमारे पास आ गई इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये हमारी पहली इंडिपेंडेंट इंडिया की एक्ट थी, जो हम सबको पता है कंपनीज एक्ट 2013 से रिप्लेस हो गई। सो टुडे व्हाट वी डन इज द हिस्ट्री, एंड वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू द डेप्थ्स ऑफ इट। क्या आज तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी हल्की सी बेटर होगी?
चलिए, मजा आया तो बताना मेरे को प्लीज, डिड यू लाइक इट और नॉट? चलो, good. Now we meet day after. Tomorrow is Holi. Play safe. Enjoy yourselves.